नमस्कार, मेरा नाम वसीम है। इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं CIB इंडिया न्यूज़ पर। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हमारे बेहद ख़ास मेहमान पतरूराम विश्वकर्मा जी हैं। पतरूराम विश्वकर्मा एक क्रांतिकारी RTI एक्टिविस्ट हैं। तमाम घपले, घोटालों, भ्रष्टाचार का खुलासा करते हैं और पूरे दमखम के साथ लड़ते हैं। चाहे वो RTI किसी के भी खिलाफ, शासन प्रशासन, जिला प्रशासन, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ हो, अगर कहा जाता है कि ये अगर मन से लग गए उस काम में, जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो गलत हुआ है, तो उसका खुलासा करके और उस संबंधित व्यक्ति को जो घपले घोटाले में संलिप्त रहता है उसको उसके अंजाम तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आपको बता दूं कि आज हमारे साथ इनके आने का एक बहुत ही खास प्रयोजन है। लगभग 1 साल के आसपास हो गया। ये एक ऐसे भ्रष्टाचार के ऐसे ज्वलंत मुद्दे को लेकर के इन्होंने आवाज़ उठाई है, बिगुल फूंका है, जिससे पूरे प्रदेश में हाहाकार मच गया था। घटना थी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से जुड़ी हुई चिकित्सक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की, उसमें संविदा कर्मियों की, उसमें भ्रष्टाचार की ऐसी कहानी सामने आई थी जिसका आपने खुलासा किया था। और आपने आजमगढ़ को लेकर किया था, लेकिन वो पूरे प्रदेश में बाद में भ्रष्टाचार उजागर हो गया और उस पर उच्च स्तरीय जांच बिठाई गई। कहा यह भी गया कि आयुष के जो निदेशक BK बिमल थे, उनको उनके पद से हटाकर कहीं अन्यत्र अटैच्ड कर दिया गया। उसके बाद बहुत सारी जांच प्रक्रियाएं चली। तो आज हम आपसे जानेंगे कि उस प्रकरण में क्या हुआ, क्योंकि एक बार फिर जैसा कि इन्होंने पहले बताया हुआ है कि जब भी मुझे इस मुद्दे में कुछ भी नया मिलेगा तो मैं मीडिया के समक्ष हाजिर होकर के अपना बयान दूंगा और उन साक्ष्यों को रखूंगा जो जनता के लिए, समाज के लिए बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा सर कि आप थोड़ा सा उन मुद्दों को एक संक्षेप में बताने की कोशिश करें कि क्या हुआ था प्रकरण। दरअसल बात 2017 में संविदा पर शिक्षक चिकित्सा में अन्य पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाला गया था और 2018 में इसकी नियुक्ति कर दी गई थी, जिसमें महाभ्रष्टाचार हुआ था। मेरे द्वारा तमाम ऑडियो भी वायरल की गई थी स्टिंग ऑपरेशन करके, और वो तमाम प्रक्रियाएं चली हैं। उस पर मामला आगे तक आ गया है अब जी। उसमें लोकायुक्त लखनऊ में भी आपने परिवाद दाखिल किया था, तो उस मामले में क्या हुआ? जी, मेरे द्वारा 19/6/2019 को माननीय लोक आयुक्त में एक परिवाद दाखिल किया गया था। उस परिवाद में माननीय लोक आयुक्त ने 2/9/2019 को एक आदेश पारित किया कि निदेशक होम्योपैथी को उनके पद से हटाते हुए जांच कमेटी बनाई जाए, जिस पर प्रमुख सचिव आयुष श्री प्रशांत त्रिवेदी जी ने 10/10/2019 को BK बिमल जी को उनके पद से हटा करके उत्तर प्रदेश राज्य सोसाइटी आयुष से अटैच कर दिया था। और जांच जो है सुश्री V हेकाली झीमोमी महोदया, चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग लखनऊ को जांच अधिकारी नामित किया। जांच अधिकारी महोदय ने मुझे, जैसा कि 2018 कमेटी भी बनी, जांच कमेटी नहीं, बस केवल उन्हीं को अकेले उन्होंने नामित किया। जो ये पत्र है, इस पत्र में साफ बड़ा स्पष्ट दिख रहा है कि जांच अधिकारी नामित किया झीमोमी जी को। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये 2/9/2019 को आदेश होता है माननीय लोक आयुक्त महोदय का, और ये 1 महीना 8 दिन खा जाते हैं केवल जांच अधिकारी नामित करने में, निदेशक को हटाने में, यानी कि 38-39 दिन। जी, 1 महीने का, जबकि लोकायुक्त ने समय दिया था कि 1 महीने में जांच करा करके आप आख्या प्रस्तुत करिए, लेकिन 1 महीना 8 दिन ऐसे ही खा गए। उसके बाद 18 दिसंबर 2019 को मुझे महोदया झीमोमी जी द्वारा एक पत्र मिला कि 18-12 तारीख को आप 18/12/2019 को उपस्थित होइए और उपस्थित होकर अपना पक्ष रखिए। आपको बुलाया? जी, मुझे बुलाया गया। मैंने 5 पेज के जो है कि अपना एप्लीकेशन, लिखित बयान और साथ में 34 पेज के साक्ष्य, 3 ऑडियो क्लिप मैंने सुपुर्द किया था। ऑडियो क्लिप्स? वो ऑडियो क्लिप, पहली तो एक डॉक्टर RK मिश्रा और निदेशक BK बिमल जी की, दूसरी ऑडियो डॉक्टर आनंद कुमार चतुर्वेदी और RK मिश्रा की, एक अनुसचिव थे कुंवर बहादुर सिंह, अनुसचिव के और RK मिश्रा की भी वार्ता में खुलासा हुआ लेन देन का, तो मैंने जो है प्रस्तुत कर दिया था। और चूंकि रीजन ये रहा कि लोक आयुक्त के निर्देश पर जांच तो चली। जांच झीमोमी महोदया ने 20 दिसंबर को ही जांच रिपोर्ट प्रमुख सचिव आयुष प्रशांत त्रिवेदी जी को सौंप दिया। सबसे बड़ी बात ये आगे फंसती है, जांच रिपोर्ट आ गई 20 जनवरी को। जो इन्होंने ऑडियो क्लिप की जांच कराई थी वह अपर गृह सचिव उत्तर प्रदेश द्वारा जांच करा करके भी इनको सौंप दिया गया, लेकिन इनके द्वारा जब दाखिल नहीं किया गया रिपोर्ट, तो मुझे लगा कि इसमें कुछ हिला हवाली हो रही है। इनके द्वारा दाखिल नहीं? प्रमुख सचिव आयुष प्रशांत त्रिवेदी जी द्वारा नहीं दाखिल किया गया। तो मैं माननीय लोक आयुक्त को एक लेटर लिखा
और लेटर लिख करके मैंने आग्रह किया कि महोदय जांच में काफ़ी विलंब हो रहा है जी, इसको तत्काल देखा जाए। तो माननीय लोक आयुक्त ने मेरे एक प्रार्थना पत्र पर इनको प्रमुख सचिव आयुष श्री प्रशांत त्रिवेदी जी को जांच रिपोर्ट सहित तलब कर लिया। जब जांच रिपोर्ट के सहित तलब किया गया तो इन्होंने वहां उपस्थित होकर के ये बताया है कि जांच रिपोर्ट भी आ गई है, अपने पत्रांक संख्या, ये उनके पत्र हैं जो उन्होंने लोकायुक्त में दाखिल किया है, उसकी कॉपी मुझे माननीय लोकायुक्त ने दिया है। और उन्होंने बताया है कि जांच रिपोर्ट भी आ गई है, फोरेंसिक जांच रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन दाखिल नहीं, ऑडियो क्लिप की भी आ गई है, लेकिन दाखिल नहीं कर रहे हैं। दाखिल न करने का कारण आपको कोई वजह बताई गई इसकी? नहीं, कोई वजह नहीं, बार बार ये बता रहे हैं कि अभी कुछ भी अनुत्तरित रह गए हैं। लेकिन जो जांच रिपोर्ट आई, देखिए सबसे बड़ी बात, जांच रिपोर्ट में बड़ा स्पष्ट हो चुका है, मेरे शिकायतों की पुष्टि हो चुकी है। अगर पुष्टि नहीं होती तो माननीय प्रशांत त्रिवेदी जी एक लाइन में लिखते कि शिकायतकर्ता की जांचों की पुष्टि नहीं हुई, परिवाद को बंद कर दिया जाए। जो आयुष के प्रमुख सचिव हैं जी, उनके द्वारा कम से कम एक लाइन ऐसा लिखा जाता है कि जिसमें जांच की गई और उनके आरोपों की कोई पुष्टि नहीं है या निराधार है। निराधार है तो मामला खत्म हो जाता है। लेकिन ये पत्र देने का मतलब स्पष्ट होता है कि जांच रिपोर्ट शासन के खिलाफ आई है, शासन के लोग इसमें फंस रहे हैं। बड़ी मुख्य चीज़ मैं आपको एक चीज़ और दर्शित करना चाहता हूँ, यहाँ तारीख पड़ा है, ये डिस्पैच करते हैं और इनके डिस्पैच नंबर पे लिखा जाता है 13/3/2019, जबकि प्रकरण में 16 तारीख को 16/6/2019 को दाखिल किया हूँ। ये हम 19 को दाखिल किया हूँ और ये रिपोर्ट दाखिल करते हैं 17 मार्च 2020 को, और उसके बाद तारीख इनके पर पड़ती है 13/3/2019। यानी आपके आवेदन करने से पहले का डेट पड़ रहा है, डाल रहे हैं। तो अब अगर इस आपके सवाल के जवाब में, यानी आपने जो साक्ष्य मांगे या जो भी आपने आवेदन किया उसका जवाब आपके उस प्रकरण को, उस वाद को दाखिल करने से पहले दिया जाए, दिखा रहे हैं, ये कैसे संभव? ये आनन फानन है। मैंने सारे लोग घबराए हुए, सारे लोग फंस रहे हैं, शासन के लोग फंस रहे हैं, इसलिए आनन फानन में इन लोगों द्वारा इस तरह किया जाता है। कि वो श्लोक सही है कि जब नाश मनुष्य पे छाता है बुद्धि विवेक खो जाता है। बिल्कुल 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 एकदम सत्य है, ये कहानी बिल्कुल सही उतर रही है, ये कहानी इनकी है। फिर उसके बाद क्या हुआ? अब उसके बाद ये है कि अब समस्या ये चली है कि इन लोगों द्वारा, चूंकि भ्रष्टाचारियों के साथ तो इन लोगों की मिलीभगत है, स्पष्ट हो चुका है, और भ्रष्टाचारियों के साथ इन लोगों की मिलीभगत है। दूसरी चीज़ कि ये लोग कर क्या रहे हैं कि अब पुनः, हाँ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इसमें एक मामला और प्रकाश में आया बीच में कि ये लोग जब ये क्या किए कि जब इसका रिन्यूअल 2019 में बीके विमल जी ने ही कर दिया था, उसमें शासन के बिना अनुमति के, ये लोग शासन के बिना अनुमति के रिन्यूअल किया गया है, उसके भी साक्ष्य मेरे पास मौजूद हैं। मैंने इस बात को बड़ा ही गंभीरता से बार बार सभी लोगों को अवगत कराया है, अब बताया है। ये उनके रिपोर्ट हैं, प्रमुख सचिव जी को खुद उन्होंने कहा है, बड़ा स्पष्ट उन्होंने स्पष्ट लिखा है, कहा है कि आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि नहीं, आप का उक्त कृत्य शासकीय दायित्वों एवं कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता, स्वेच्छाचारित एवं अनुशासनहीनता का घोतक है। इस प्रकार आप उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी नियमावली 1956 के नियम 3 के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी हैं। 15 दिन के अंदर इनसे आख्या मांगे गए, कहीं ना कहीं आरोपित होते हैं वो जो उनके खिलाफ आरोप सिद्ध हो गया, इसलिए इनको आरोप पत्र दिया गया। दूसरी चीज, उसी में ये विशेष सचिव हैं आदरणीय श्री राज कमल यादव जी, इन्हें जांच मिल गई। अब ये महोदय जांच को तो अपने ठंडे बस्ते में डाल के दबा रखे हैं, जांच तो कर नहीं रहे हैं, दूसरे और नहीं तो संविदा कर्मियों का पुनः रिन्यूअल की प्रक्रिया चला रहे हैं। ये कैसे संभव? अब सबसे बड़ी बात है कि सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा, क्या आपने, जैसे एक बात कही जाती है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो भ्रष्टाचार पे एकदम मतलब कोई समझौता नहीं करते, तत्काल कार्रवाई होती है, तो क्या आपको लगता है कि ये बात उन तक नहीं पहुंचाई जा रही है, ये नीचे के अधिकारी ही खेल कर रहे हैं, या मान के चलें कि योगी राज में जो दावे किए जाते हैं भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस से सारी चीज़ें, ये सिर्फ कहने की बात है? देखिए, जहाँ तक मेरा कहना है और मेरी जो सोच है, जब मैं बार बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पत्र के माध्यम से अवगत करा रहा हूं, तो मुख्यमंत्री महोदय को निश्चित रूप से संज्ञान में बात है। अगर संज्ञान में नहीं होता तो बगैर शासन के लोग इस तरह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मंत्री जी का सह है, इसमें मंत्री जी का सह मिला हुआ। दूसरी चीज़ यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी 69,000 शिक्षकों में तो खूब जांच करा रहे हैं सारे अभिलेखों की। होम्योपैथ विभाग में जो आयोग से चुन करके शिक्षक चिकित्सक आए हुए हैं, उनके काफ़ी लोगों के अभिलेख फर्जी हैं, जिसकी जांच
सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ कर रही है। और ये लोग 2 साल हो गया आज इन लोगों की संविदा वालों की नियुक्ति होते, इन 2 साल में इनके जितने भी अभिलेख दाखिल किए गए, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र चाहे अनुभव प्रमाण पत्र, उसकी आज तक वेरिफिकेशन नहीं कराया गया। अभी इसमें बहुत लोगों के अगर कागज ढूंढे जाएंगे तो फर्जी मिलेंगे, लेकिन नहीं करा रहे हैं सत्यापन कराएं, सामने स्पष्ट उजर के आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे आपने कहा कि जांच को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश हो रही, सत्यापन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपका क्या कदम होगा? अब मेरा कदम है, मैंने अभी एक पत्र जारी किया है ये विशेष सचिव को महोदय को ही, और स्पष्ट मैंने लिखा है कि यदि आप द्वारा इस तरह का कार्य किया गया तो उसके पूर्णतया जिम्मेदार आप होंगे और उसके टोटल उत्तरदायी आप होंगे। मैं इसके लिए भी माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल करने के लिए स्वतंत्रता ले ली है। इनको एक तरह से लीगल नोटिस मैंने दे दिया है और मैं करूंगा दाखिल। अवगत करा दिया है आपने कि अब आप आगे बढ़ेंगे अगर सही से जांच नहीं हुई, जांच को प्रभावित करने की कोशिश की गई। आपके द्वारा एक आरोप लगाया गया था कि अलीगढ़ गोरखपुर में बिना CCH से मान्यता प्राप्त हुए शिक्षक चिकित्सक की जो भर्ती हुई थी, उस पर भी आपने आरोप लगाया था। वो क्या प्रकरण था? प्रकरण ये था कि जिस समय नियुक्ति की गई 2018 में, उस समय अलीगढ़ और गोरखपुर में जो राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज था उसको CCH से कहीं से कोई इनको ये नहीं मिला था। क्या भी आप राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज की बात कर रहे हैं या वहाँ से जो शिक्षक चिकित्सक नियुक्त हो रहे थे संविदा पे? जो जब कॉलेज को मान्यता मिलती है तभी वहाँ नियुक्ति हो सकती है। कॉलेज को CCH से मान्यता ही नहीं मिली थी, वहाँ कोई छात्र था ही नहीं। अब ये लोग फर्स्ट ईयर से लेके प्रथम सत्र से लेके अंतिम सत्र तक के शिक्षकों की नियुक्ति कर दिए, जबकि वहाँ प्रथम सत्र के शिक्षकों की आवश्यकता थी। ठीक, प्रथम सत्र के शिक्षकों की आवश्यकता थी और 2 साल तक इन लोगों को बैठा के वेतन दिया गया बिना काम के। 2019 में मान्यता मिली है, प्रथम सत्र के वहाँ शिक्षक जो है कि छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं। तो ये तो सबसे बड़ी बात कि घोर वित्तीय अनियमितता है। इस पर तो FIR दर्ज हो जाना चाहिए था। अब तक इन लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज हो जाना। करोड़ों का चूना लगा है, कई करोड़ का चूना लगा है सरकार का और सरकारी धन की खूब अंदर बांट हो रही है। दूसरी चीज, आज लोग कहते हैं कि छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में है। कहाँ अंधकार में है? अरे इनको अगर कार्य करना है तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनको ये चाहिए कि जैसे लखनऊ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है, लखनऊ में जैसे एक विषय बता दूं, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन है। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में मात्र 2 शिक्षकों की वहाँ जरूरत है, चाहे प्रोफेसर हो या रीडर हो, और वहाँ 5-5 लोग वेतन ले रहे हैं। अगर चाहें ये तो इसी तरह का कोई तो मानक होगा ना उसका। मानक है, जैसे प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में 2 शिक्षकों की मानक रखा गया कि 2 लोग चाहिए, चाहे प्रोफेसर हो या रीडर हो। तो ऐसे में जैसे लखनऊ में 5 लोग ले रहे हैं वेतन, ऐसे अगर लोग चाहते तो कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, फैजाबाद तमाम मेडिकल कॉलेजों से छांट करके जितने अध्यापक शिक्षक अगर एक्स्ट्रा हो रहे हैं उनको अलीगढ़ और गोरखपुर से संबद्ध कर देते तो छात्र छात्राओं का भविष्य भी बच जाता। दूसरी चीज की पठन पाठन की व्यवस्था भी कायम रहती, सरकार की वित्तीय अनियमितता भी रुक जाती। और तुरंत ये लोग चाहते तो पिछले वर्ष ही अध्याचन भेजा जा चुका है लोक सेवा आयोग को। लोक सेवा आयोग में पत्राचार करके प्रमुख सचिव जी तत्काल आयोग से नियुक्ति निकाल करके और नियमित टीचरों की नियुक्ति कर देते तो सारी वित्तीय अनियमितता घोल मटोल बच जाता। लेकिन करेंगे कैसे? मलाई काटने को कहाँ से मिलेगी? आपके कहने का मतलब है कि शासन और उसके जो उच्चाधिकारी हैं उनकी मंशा अस्पष्ट नहीं है? एकदम स्पष्ट नहीं है। अगर स्पष्ट कर देंगे और नियमित शिक्षक चिकित्सक जब नियुक्त हो जाएंगे तो ये जो अवैध धन उगाही होती है ये कहाँ से होगी? तब तो बंद हो जाएगा एक ही बार में। अरे बार बार हर बार रिन्यूअल करेंगे तो रिन्यूअल में कुछ न कुछ निश्चित है कि मिलता है कि रिन्यूअल के लिए भी बात शुरू हो गई। पिछले वालों की जांच सही से या उसकी रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई, तो स्थिति क्या है संविदा कर्मियों की जो अपॉइंट हुए थे या जो होने वाले? जी, संविदा कर्मियों की स्थिति ये है कि संविदा कर्मी तो भाई लगे रहेंगे, उनको तो मलाई लेना है। ये लोग लगे हैं शासन में। अच्छा, ये आदरणीय राजकमल जी को सोचना चाहिए, जरा सा भी अगर इन लोगों को शर्म होती तो पहली जो जाँच ये कर रहे हैं, जिस जांच को इन्हें दिया गया है कि बिना शासन की अनुमति के ही जो है कि रिन्यूअल कर दिया गया है, वो जांच इन्हीं के पास है। शासन ने अनुमति नहीं दी, रिन्यूअल हो गया। ये चैलेंज है इनका प्रमुख सचिव। किस डेट में हुआ है ये रिन्यूअल? इन लोगों का पिछले सत्र में जून और जुलाई में हुआ है। जून जुलाई में हुआ की अनुमति। हाँ, बिना शासन की अनुमति के रिन्यूअल हो गया और उसकी जांच साक्ष्य है। आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि शासन की अनुमति नहीं है। शासन की अनुमति नहीं है, ये स्पष्ट लिखा गया है। अभी मैं आपको पढ़ के भी सुनाया हूँ और ये सुना रहा हूँ। इन्हें एकदम स्पष्ट लिखे है, प्रमुख सचिव का एक पत्र है, ये 22 नवंबर 2019 का है। इन्होंने लिखा है, निदेशक प्रोफेसर VK विमल, निदेशक होम्योपैथी द्वारा जांच अधिकारी,
ठीक ना। आप वर्ष 2018 में प्रदेश में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में संविदा के आधार पर तैनात शिक्षकों एवं 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाने के पश्चात बिना शासन की अनुमति के ही अपने पत्र दिनांक 30/5/2019 एवं दिनांक 6/7/2019 द्वारा उक्त संविदा शिक्षकों का कार्यकालीन ग्रामा बढ़ाते हुए समस्त प्राचार्यों से अनुबंध गठित किए जाने के आदेश निर्गत किए हैं। आपका उक्त कृत्य शासकीय दायित्वों एवं कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता, स्वेच्छाचारित एवं अनुशासनहीनता का घोतक है। इस प्रकार आप उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम 3 के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी हैं। तो स्पष्ट रूप से बीके विमल की भूमिका यहाँ पे पूरी तरह से संदिग्ध है और ये आदेश है, एक तरह से कह लीजिए कि पूरी तरह से उनके ऊपर एक आरोप पत्र दिया गया। ये जो जांच अधिकारी बनाए गए हैं इनको लिखा गया है राजकमल जी को कि प्रोफेसर बीके विमल निदेशक होम्योपैथी द्वारा वर्ष 2018 में प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में संविदा के आधार पर तैनात शिक्षकों का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाने के पश्चात बिना शासन की अनुमति के ही अपने पत्र दिनांक 30/6/2019 एवं दिनांक 6/7/2019 द्वारा उक्त संविदा शिक्षकों के कार्यकाल 11 माह बढ़ाते हुए समस्त प्राचार्यों से अनुबंध गठित किए जाने के आदेश निर्गत है। अतएव उक्त के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने के आधार पर उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा अनुशासन अपील नियमावली 1999 के संगत प्राविधानों के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की जाती है तथा आरोपों की जांच हेतु श्री राज कमल यादव विशेष सचिव आयुष उत्तर प्रदेश शासन को जांच अधिकारी नामित किया जाता है। जब ये खुद जांच अधिकारी हैं तो इनके द्वारा किस आधार पर प्रक्रिया चलाई जा रही है नवीनीकरण की? कैसे रिन्यूअल करेंगे भाई आप? जांच अधिकारी रिन्यूअल की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकता जब वो खुद जांच अधिकारी है उसी तरह के भ्रष्टाचार के मामले। जांच अधिकारी हैं तो पहले तो ये जांच करके रिपोर्ट तो सबमिट कराएं, बताएं कि ये दोषी हैं कि नहीं हैं। अगर दोषी हैं तो पहली बात तो जब रिन्यूअल ही गलत है, फर्जी नियुक्ति ही गलत तरीके से हुई है, जिसकी अभी लोक आयुक्त में चल रहा है मामला, अभी पेंडिंग है, तब तक दोबारा आप बिना शासन की अनुमति के जो रिन्यूअल भी कर दिए। अभी आपको आरोप पत्र भी दे दिया गया है, इनको इन्हीं को जांच अधिकारी बना गया दूसरे, अब नहीं तो अब फिर रिन्यूअल की प्रक्रिया चला रहे हैं। तो क्या माने कि योगी राज में एक और बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा इस तरह से सामने निकल के आ रहा है, लेकिन इस पे कोई आवश्यक कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से भ्रष्टाचारियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। अब तक मेरे देखने में तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया जिससे ये लगे। देखिए, इस तरह के भ्रष्टाचार से जनता का विश्वास न्याय के प्रति एवं मुख्यमंत्री के प्रति एकदम विश्वास कायम नहीं रहा है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी यह निवेदन करता हूं, शासन के लोगों से अनुरोध करता हूं। आपने इन सारे प्रकरणों को लेकर के कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से व्यक्तिगत मिलने की कोशिश की, कभी समय लिया कि उनका ध्यान आकृष्ट करा सकें? बहुत बार प्रयास किया हूं, लेकिन इसी सरकार की नियुक्ति है और इसी सरकार में सब हुआ, भ्रष्टाचार हुआ है, तो मिलने कौन देगा? मिलने नहीं दिया गया, मुझे बार बार रोक दिया गया। यहाँ तक कि मैं तो प्रमुख सचिव के यहाँ बार बार फोन किया हूँ लखनऊ में पहुँच करके कि मुझसे मिल करके कम से कम 2 मिनट का समय दिया जाए। वहाँ के एक बाबू लोग हैं, फोन उठाते हैं तो कहते हैं कि आपको प्रमुख सचिव आयुष प्रशांत त्रिवेदी जी मिलने से मना कर दिए हैं, आप नहीं मिल सकते हैं। अरे भाई, हम कटाऊँ थोड़ा है क्या काटेंगे? हमको पास जारी करिए, हम चल करके उनसे पूछे तो कि सर क्यों नहीं मिलना चाहते हैं। तो ये तो प्रक्रिया यहाँ की है। कुल मिला के शासन के लोग, आपको क्या लग रहा है इस पूरे प्रकरण में, आपको क्या लग रहा है कि जो लेट लतीफ़ी या जो भी घुमाने फिराने का जो क्रम चल रहा है उसको लेकर के क्या लग रहा है कि आपने जो एक जान जोखिम में डाल करके इस तरह के मुद्दे को समाज के सामने उठाया है, भ्रष्टाचार के मुद्दे को, अब आपको क्या लग रहा है इसमें कितना न्याय हो पाएगा या आपकी आवाज़ को कुचलने से या दबाने से कितना बचा पाएंगे? देखिए, मुझे तो पहली बात तो है कि बार बार धमकियां भेजी जा रही हैं और जो लोग धमकी दे रहे हैं, आजकल तो कोरोना की वजह से सभी लोग मुंह को बांध कर चल रहे हैं, किसी को पहचानना मुश्किल है। दूसरी चीज़, जितने लोग आ रहे हैं अज्ञात लोग हैं, वो लोग बार बार प्रशांत त्रिवेदी जी का, राजकमल जी का और ये रहे हैं मुकेश कुमार मेश्राम जी का, मंत्री जी का बार बार नाम लेके कह रहे हैं कि आप अपने परिवार को उठा लीजिए, नहीं तो आपकी हत्या सुनिश्चित है। अगर बच गए तो किसी न किसी गंभीर आपराधिक मुकदमे में फंसा दिया जाएगा, जीवन भर जेल में रहेंगे, मुकदमा ऐसा रह जाएगा। हम लोग जो चाहेंगे वही होगा। तो शासन सरकार से हम यही मांग भी करते हैं कि इसको जल्द से जल्द निस्तारित करें ताकि मेरी भी सुरक्षा कायम हो सके। अगर मेरे जैसा एक साधारण व्यक्ति अपराध भ्रष्टाचार पे इतना बड़ा लड़ाई लड़ रहा है तो मेरी भी तो सुरक्षा है, मेरे पीछे भी तो मेरा परिवार है, लेकिन सरकार इस बात को नहीं सोच रही। छोटा सा प्रश्न और है, अक्सर जो समाज सेवी इस तरह के मुद्दे उठाते हैं, पत्रकार लिखता है, समाज सेवी मुद्दों को
उठाते हैं आगे बढ़ करके जनता के लिए, तो ये मुद्दा आपने क्यों उठाया? अपने लिए व्यक्तिगत आपका कोई कारण है या जनता के समक्ष सच्चाई लाना या भ्रष्टाचार को खत्म करने की मुहिम का? देखिए, मेरा व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है और न ही ये कोई सिद्ध कर सकता है कि मेरा कहीं व्यक्तिगत स्वार्थ है। अगर कहीं सिद्ध करता है, ये जनहित में है। ये जनहित में इसलिए है कि मैं भ्रष्टाचार अपराध को खत्म तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन प्रयास मेरा ये किया है कि अपराध भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाए। और आप जैसे मीडिया के माध्यम से जनहित में जन से क्या कहेंगे, यहाँ के लोगों से, देश के लोगों से क्या कहेंगे, ताकि इस तरह के मुद्दों में अक्सर जो जनता की आवाज़ बनने की कोशिश करता है, आपने बताया कि धमकी मिल रही है तो उसको इस तरह से रोकने की कोशिश होती है, तो वहाँ पे जन की जो भूमिका है वो प्रमुख हो जाती है वो, लेकिन जन अपने आप को बिल्कुल सेपरेट कर लेता है, वो व्यक्तिगत मुद्दा बन जाता है। तो इसमें जन से क्या अपील करेंगे ताकि आपके इस मुद्दे में, आपकी इस मुहिम को एक गति मिल सके, लोग आपके साथ आ सकें? मैं जनता से और दर्शकों से भी अपील करना चाहूँगा कि इस तरह के, चाहे मैं नहीं, कोई भी अगर सामाजिक कार्यकर्ता, आरटीआई एक्टिविस्ट अगर कहीं अपराध और भ्रष्टाचार पे फोकस करता है तो भरपूर उसका सहयोग करना चाहिए। सीधे सीधे कम से कम अपने तन से, मन से तो उसका साथ दिया जा सकता है, देना चाहिए। और मैं दर्शकों से और बाकी जनता से, देश की जनता से कहता हूं कि अगर इस तरह के कहीं भी भ्रष्टाचार किसी भी विभाग में मिलते हैं तो मुझे एक बार कॉल करें। मैं निश्चित रूप से उस लड़ाई में उनके साथ रहूंगा, लेकिन उनसे सहयोग ये चाहिए कि तन मन से मेरे साथ हों, कि ताकि अगर कहीं मेरे ऊपर कोई हमला करता है, अगर लोग देखते हैं तो मुझे वहाँ से मुझे बचाने का प्रयास करें। इन्होंने कहा कि तन मन से जनता साथ देगी तो हम निश्चित तौर पे भ्रष्टाचार की लड़ाई में जीतेंगे, आगे बढ़ेंगे। अक्सर एक कहावत कही जाती है कि तन मन धन से लोग साथ चाहते हैं, लेकिन इन्होंने धन का कहीं जिक्र नहीं किया, इन्होंने तन मन से कहा है। जनता की लड़ाई है, जनता अगर इसमें सहयोग नहीं करेगी, सरकार से, सिस्टम से, या जो भ्रष्टाचारी हैं उनसे सवाल नहीं करेगी तो ये सिलसिला रुकने वाला नहीं। आप ये मत सोचिए कि आज एक व्यक्ति आवाज़ उठा रहा है तो आपका नंबर नहीं आएगा। घुमा फिरा के जो भ्रष्टाचार होता है उसमें नुकसान आम जनता का ही होता है, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से उनको लगता नहीं कि ये मेरे साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है, इस वजह से वो कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। उन्हें ये लगता है कि जिसने ये मुद्दा उठाया उसका व्यक्तिगत मुद्दा होगा, इसलिए जनता इसमें कनेक्ट नहीं कर पाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जनता का ही सरोकार से जुड़ा मुद्दा होता है, जनता का ही रुपया पैसा भ्रष्टाचार में जाता है और जनता का ही नुकसान होता है। कहा जाता है कि जनता की सरकार होती है, सरकार में जो बैठे हुए नौकरशाह हैं, चाहे मंत्री हैं, विधायक हैं, ये सब जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। तो भ्रष्टाचार जब हो रहा है तो इसे रोकने की भी जिम्मेदारी सिस्टम की है, उसको रोकने की भी जिम्मेदारी जो हमारे नेता हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जो प्रमुख सचिव हैं, जो विधायक मंत्री हैं, उन सब की जिम्मेदारी है। खाली कोरी बातें करने से कोई फायदा नहीं, कदम तो बढ़ाना ही होगा। तो पत्रूराम विश्वकर्मा जी ने कदम बढ़ाया है और आगे इस मामले में जो भी अपडेट होगा आपसे बातचीत करके हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।